देखिए भी किताब में हिंदी में वाले का पाठ नंबर पढ़ेंगे 2। पाठ नंबर 2 के कवि है आलोक दलवा। इनका जन्म लिखा नहीं, जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। ये लिखना ठीक है, 1948 में मुंगेर बिहार। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, पुरनों की बेटियां, दुनिया रोज बनती है। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह, इनमें से 2 या 3 याद रखना ठीक है। आलोक दलवा ये 7वें 8वें दशक में, 7वें 8वें दशक का मतलब कौन सा काल है? 7वां 8वां दशक कौन सा काल हो गया? दशक के अंदर कितने साल होते हैं? 10 साल। और शताब्दी के अंदर है 100 साल। तो 7वां 8वां दशक का मतलब है 1970 और 80 में। 1970-80 के अंदर ये छोटी अवस्था के अंदर अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ था। और 70-80 के बाद समय कविताएं लिखना है बहुत बड़ी बात, तो उस समय उन्होंने रचनाएं लिखी। यहाँ पर इनकी एक छोटी सी कविता है, आसान सी कविता का नाम है पतंग। ये आलोक दलवा के एकमात्र संग्रह है, उसकी कविता है। और यह एक लंबी कविता है जिसको 3 भाग से लिए गए, ये याद रखना ठीक है। पतंग कविता है, ये कौन से भाग से ली गई है? 3 भाग से। ये प्रश्न पक्का याद रखना है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आदि से सारा जाने छोटा सा टावर है, बस ये उड़ाने में खुशी मिले, पतंग उड़ाने में खुशी मिले नहीं, तो पतंग जो बच्चे उड़ाते हैं उसी का वर्णन है। और पतंग के साथ साथ प्रकृति जो है उसका वर्णन भी इस पाठ के अंदर किया गया। और पतंग उड़ाने का भी एक समय आता है, हर मास चलता रहता है, हर मास नहीं चलता है। और पतंग उड़ाने का समय कौन सा होता है? हाँ, जनवरी के आसपास का जो महीना है उस समय लोग पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने का विशेष जो कार्य है तो गांव में लोग करते हैं या शहरों में भी? शहरों में बच्चे हैं उनको पतंग उड़ाने की बड़ी इच्छा होती है। और मूल पाठ में देखो, अब पतंग उड़ाते समय कभी कभी बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? हाँ, क्योंकि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उस समय हमारा ध्यान आकाश की ओर होता है, न कि पैरों की ओर। और कुछ बच्चे छत के ऊपर पतंग उड़ाते हैं, उस समय वो आगे दौड़ते रहते हैं, ध्यान उनका किसकी ओर होता है? पतंग की ओर। आगे वो देखते नहीं मुंडेरे कब समाप्त होगी, फिर क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। तो ये बातें भी ध्यान रखनी जरूरी है। देखो पाठ में वैसे इस पाठ के अंदर वर्तमान जो ऋतु चल रही है उसी का वर्णन है। सावन और भाद्रपद के महीने में क्या होता है भाई? वर्षा होती है, मौसम सुहावना होता है, और चारों ओर क्या होती है? हरियाली होती है, फसलें बड़ी सुंदर होती है। उसी का वर्णन है यहाँ पर चित्र में पतंग दिखाई गई। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो ये कहते हैं कि तेज बौछारों वाला भाद्रपद का महीना जा चुका है। उसके बाद जो सुबह हुई वह खरगोश की आंखों जैसी लाल सुबह थी। लाल सुबह इसलिए थी क्योंकि आजकल हम देखते हैं जैसे ही सूर्य उदय होता है तो फसलों को उसमें क्या पड़ा हुआ तो मिलता है हमें? पानी मिलता है। और सूर्य की किरणें जब पानी पर पड़ती है फसलों पर तो उसमें सुबह सुबह वो कैसे रंग दिखाई देती है? लाल रंग। तो ये बात इसमें है। सबसे तेज बौछारों वाला भाद्रपद का जो महीना था वो बीत चुका है। उसके बाद जो सवेरा हुआ वो खरगोश की आंखों जैसा लाल था। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। उसके बाद में सर्दी की ऋतु ऐसी आई जैसे कोई पुलों को पार करते हुए, अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और अपने
चमकीले इशारों से किसी को बुला रही है। और देखो भाद्रपद का महीना चल रहा है, इसके बाद में धीरे धीरे गर्मी की ऋतु आएगी या सर्दी की ऋतु आएगी। तो ये कभी यहाँ कहता है कि उसके बाद में सर्दी की ऋतु ऐसी आई जैसे वह पुलों को पार करते हुए ऋतु की तुलना किसके साथ में किए, साइकिल के साथ, जैसे अपनी चमकीली साइकिल को चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए चमकीले इशारों से बुला रही हूँ। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ के चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को मुलायम बनाते हुए ताकि दुनिया के अंदर पतंग है वो पूरे उड़ सके। और पतंग उड़ाने के लिए हवा तेज चाहिए या कम, तेज चाहिए, नहीं तो तेज हवा चलनी चाहिए और नहीं बिल्कुल ही धीमी हवा चलनी चाहिए। मध्यम जो हवा होगी तभी पतंग ऊपर उठेगी। तो उसी का वर्णन है। उसके बाद ऐसी ऋतु आ जाती है कि पतंग ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ के, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ के, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ के की शुरू होती है सीढ़ियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो कवि कहता है कि ऐसी ऋतु आती है कि दुनिया की सबसे हल्की वस्तु, अब यहाँ पर दुनिया की सबसे हल्की वस्तु किसे कहा कवि ने, पतंग। पतंग वो उड़ के, पतला कागज उड़ के, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ के, कि उसके बाद में सीढ़ियों, किलकारियों और बत्तों की जो नाजुक दुनिया है उसका खेल शुरू होती है। अब इसमें से ये प्रश्न आया हुआ है एक बार, आज से 5 साल पहले ये किताबें, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है तितलियों की नाजुक दुनिया से क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है बच्चों की सुंदर दुनिया, ये अर्थ है, ठीक है। बाकी ये पासबुक मैंने तो वो मिल भी सकता है, पर बच्चों की दुनिया उसको क्या बोलते हैं, तितलियों की दुनिया, ये अंडरलाइन करना चाहिए। यहाँ तक ये एक पद्यांश था। अब दोनों पद्यांश देखो। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पड़ती घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। यहाँ पर बच्चों का वर्णन है। बच्चे जन्म के समय से ही कपास के समान मुलायम होती है। छोटे जो बालक होते हैं वो देखने में कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम। तो बच्चे जन्म से ही कपास के समान मुलायम होते हैं, प्रति पीछे से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास में आ रही हो। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मर्दन की तरह बनाते हुए, छोटे बच्चे दिशाओं को नरम, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को ढोलकी की तरह बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए एक छात से दूसरी छात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने भी छाते हैं वो सब उनकी है कि नहीं, पतंग उड़ाते समय। तो वो इस तरह से एक छात से दूसरी छात के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं। डाल की तरह लचीले वेग, जब वे वेग बढ़ते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से उन्हें बचाता है सिर्फ उनका ही रोमांचित शरीर का शरीर। जब वे कभी कभी अपने कदमों को बढ़ते हुए लचीले वेग से जब आगे बढ़ जाते हैं तो उस समय उनको गिरने से उन्हीं का रोमांचित शरीर है वो कभी कभी बचा लेता है। कभी कभी बच्चे गिरने वाले होते हैं, उसमें कभी कभी वो बच भी जाते हैं। किस कारण से, क्योंकि उन्हें कभी कभी नीचे की जो जगह वो दिखाई दे जाती है। अब देखो मनुष्य में आँख कितनी होती है, 2, लेकिन वास्तविक रूप से 3 आँख होती है। उदाहरण के लिए जब हम आगे जा रहे हैं, पीछे से अगर कोई खतरनाक चीज आ रही है तो हमें एहसास हो जाएगा कि पीछे से कुछ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से कभी कभी वो इस कारण से बच जाती है। पतंगों की दृष्टि ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सारे। तो पतंगों की दृष्टि ऊंचाइयां उन्हें मात्र एक सहारे के धागे के सारे रोक देती है, क्योंकि पतंगों के साथ साथ बच्चे भी क्या है, उड़ते रहते हैं। जैसे कोई कहता है जैसे जैसे पतंग ऊंची उड़ रही है बच्चे भी उतने ऊंचे उड़ रहे हैं। जैसे
पतंग जितनी ज्यादा ऊंची उड़ती है पत्ता उतना ज्यादा क्या होगा, खुश होगा। यहाँ तक ये दूसरा पदार्थ था। तीसरा देखो छोटा सा है। अब चित्र में देखो एक बच्चा दिखाया है, पतंग उड़ा रहा है, वो देखो कहाँ पर खड़ा है, छत की लास्ट जो मुंडेर है उस पर खड़ा हुआ है। और ये अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और कभी कभी जब वो छत के खतरनाक किनारों से गिरने से बच जाते हैं तब वो और भी निडर होकर सूर्य के सामने आ जाते हैं। कभी कभी जब वो नहीं गिरते हैं तो ये सोचते हैं हम कभी भी नहीं गिरे, और भी निडर हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास में आ जाती है। तो इस तरह से इस कविता के अंदर बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन है और साथ में भाद्रपद का महीना और उसके बाद में सर्दी की जो ऋतु आती है उसका वर्णन करिए। पाठ है ये बिल्कुल ही आसान है। गृह कार्य के लिए देखो प्रश्न 1 नंबर, 4 नंबर, 1, 4, 5 नंबर, 1, 4 और 5, 3 प्रश्न गृह कार्य में करना, ठीक है।